हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 2 और इसका अध्याय चौथा हमारा मुग़ल साम्राज्य। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मिलान करना है, जोड़े बनाना है। ये पहला क्या है, मनसब, तो इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं मुग़ल मनसबदार, ठीक है। तो मुग़ल साम्राज्य के जो अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, जो प्रशासन का कार्य देखते थे, उसे कहा जाता है मनसब और इसे मनसबदार कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये एक अधिकारियों को दिया जाने वाला पद है, ठीक है। तो इसका दूसरा होगा, दूसरा है बैरम खां। देखिए, मुग़ल काल में अकबर ने काफ़ी कम उम्र में यानी 13 साल की उम्र में शासन राजपाट संभाला, तो उसका उम्र कम था। तो बैरम खान नामक एक अधिकारी प्रमुख थे, मुग़ल अधिकारी। तो उन्होंने क्या किया, उनको सहायता की राजकाज चलाने में, ठीक है, शिक्षा दी। तो हाँ, देखिए बैरम खां किससे संबंधित है, तो ये अकबर से संबंधित है। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा तीसरा। सूबेदार, सूबेदार का क्या होगा। देखिए, मुग़ल काल में जगहों को, ठीक है, राज्यों को, स्थानों को, प्रांत को सूबा कहा जाता है और इसका मुखिया जो होता है, इसका अधिकारी जो होता है मुख्य, वो सूबेदार कहलाता है। ये गवर्नर यानी सरकार, इसे सूबेदार कहा जाता है। जिसे ज़िले का मालिक क्या होता है, जिलाधिकारी। तो इसी तरीके से प्रांत का यानी सूबा का होता है सूबेदार। समझ में आ गया। तो सूबेदार का हो जाएगा ये गवर्नर। जहांगीर, देखिए जहांगीर का क्या होगा। ये रहा जहांगीर, अकबर का उत्तराधिकारी ये बना अकबर के मरने के बाद। ये रहा जहांगीर। तो इससे संबंधित देखिए कि जहांगीर के लिए सबसे दुखद रहा कंधार का मुग़ल हाथ से निकल जाना। अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है कौन, ये जहांगीर। जहांगीर का संबंध किससे है, जंजीर से संबंध है। तो इसका हो जाएगा पहला। महाराणा प्रताप, तो ये आखिरी बचा, ये चित्तौड़ के शासक थे, ठीक है। ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ 1526 में। देखिए यहाँ पे पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई, पानीपत एक मैदान है, युद्ध का मैदान है, 1526 में हुई और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। बाबर विजयी हुआ और लोदी हार गया। तो विजयी होने के साथ क्या हुआ कि बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना है इब्राहिम लोदी, ठीक है। कब हुई, तो 1526 में हुई। पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा, यदि जात एवं मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था। यानी कोई व्यक्ति, कोई सैनिक जात और मनसबदार दोनों पर धारण करे तो उसे क्या दिखाना पड़ता था। देखिए यहाँ पे धारण करता है तो उसे सेना से जुड़े साजो सामान रखना पड़ता, यानी सेना दिखाना पड़ता था। तो हम भरेंगे यहाँ पे सैन्य शक्ति, साजो सामान सभी आ जाएंगे। तीसरा है शेर शाह ने डैश की बड़ी संख्या में निर्माण कराया। पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई, नई सड़कें बनवाई। सड़क के किनारे प्रत्येक 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के लिए विश्राम के लिए सराय का निर्माण कराया, यानी भवनों का जो विश्राम करने के लिए बना हो। समझ में आ गया। तो सराय हमें भरना है, ठीक है। हम भरेंगे सरायों का निर्माण कराया। इसके बाद देखिए चौथा, अकबर का दरबारी इतिहासकार डैश था, कोई व्यक्ति है और जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी। तो क्या भरना होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अकबर के सलाहकार मित्र कौन था, अबुल फजल था। अबुल फजल था और इसने अकबरनामा लिखी। ये क्या है अकबरनामा, अकबर की पूरी जीवनी, जन्म से मृत्यु तक कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे राजपाट किया, सारा इसमें ब्यौरा उसने लिखा एक पुस्तक के माध्यम से, अबुल फजल अकबरनामा। इसके बाद देखिए पांचवा क्या है, डैश मुग़ल साम्राज्य जो था वास्तविक संस्थापक था। तो मुग़ल का संस्थापक कौन था, में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी का हरा दिया और मुग़ल काल की स्थापना की। लेकिन देखिए बाबर को माना जाता है, लेकिन वास्तविक यहाँ पे नाम है। वास्तविक किसे माना जाता है, तो वास्तविक अकबर को माना जाता है इतिहास में। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका शासन काल काफ़ी बेहतरीन था। सबसे बेहतरीन किसका था, अकबर का था। तो इसीलिए इसे वास्तविक माना जाता है। हालांकि सवाल में पूछे कि मुग़ल का संस्थापक कौन था, तो आपको लिखना है बाबर, लेकिन वास्तविक जब आ जाए तो लिखना है अकबर। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है। पहला है मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। देखिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। मुग़ल मनसबदार,
देखिए, मुगल सम्राट के कई अधिकारी और कर्मचारी जो प्रशासन के कामकाज के लिए नियुक्त होते थे, देखते थे, उन्हें अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता है। ठीक है, ये है कि इन मनसबदार में भी कुछ ऊंचे होते थे, कुछ नीचे पोस्ट पे होते। जो ऊंचे पोस्ट पे होते थे, उच्च स्तर के मनसबदार, जो जागीर प्रदान की जाती थी, ठीक है, जागीर के तौर पे रुपया पैसा कुछ भी, ठीक है, तो वैसे मनसबदारों को जागीरदार कहा जाता था। समझ में आ गया? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हमारा काफ़ी अच्छे से ऐसे आपको लिखना है, मुगल सम्राट कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन के कार्य देखने के लिए नियुक्त करता था और इन अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। इनमें से उच्च स्तर के मनसबदारों को जागीर प्रदान किया जाता था, जो जागीरदार कहलाते थे। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। दूसरा सवाल देखिए हमारा, पानीपत के मैदान में जो हरियाणा में है होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास से क्या महत्व है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुई, भारतीय इतिहास में यही महत्व है कि यही लड़ाई के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। समझ में आ गया? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ, जिससे बाबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, जो भारतीय इतिहास में जाना जाता है 1526 की लड़ाई। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, मुगल प्रशासन की जो विशेषता है वो हमें बताना है और मनसबदारों की क्या भूमिका थी। जो प्रशासन की देख रेख करते थे उसे मनसबदार कहा जाता है, उसकी क्या भूमिका थी? तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मुगल काल के प्रशासन में लोगों का जो जीवन था हम यहाँ से करेंगे। देखिए, किसान का निम्न वर्ग लोगों के करीब करीब नंगे रहते थे। इसके बाद वह लंगोट का वर्णन करता है, जो पुरुष पहनते थे। महिलाओं की साड़ियों का वर्णन करता है। लोगों के द्वारा जूते का प्रयोग कम किया जाता था। यहाँ तक मकान, उसके मौजूद सामान की बात करें तो घर मिट्टी का बना था, फूस का ढका था। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ तक कर लेना है। अब इसके बाद हमें बताना है मनसबदार की। तो मनसबदार देखिए क्या करते थे कि कई अधिकारी कर्मचारी जो प्रशासन की देख रेख करते थे, जो मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, और उसे जागीरें दी जाती थी और वो लगान वसूला करते थे। बस हो गया। इसके बाद अगला सवाल, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे वो बताना है। देखिए यहाँ पे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण आप चाहे तो इसमें से भी लिख सकते हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, तो वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल, भू राजस्व से प्रदान होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था? ये काफ़ी ज़रूरी था उन्हें, भू राजस्व की आय। तो इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से करना है। इसके बाद देखिए आखिरी सेशन का सवाल, मुगल अपने आप को तैमूर वंश क्यों कहते हैं? तो इसका भी हमें यहीं से आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से सेशन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।